नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। यूपीएससी मेंस 2024 के कंपलसरी पेपर और एसए का पेपर हो चुका है। कई एस्पिरेंट्स के मन में डाउट है कि क्या आपकी बार के पेपर अच्छे हुए, क्या पेपर टफ आए, क्या पेपर सिंपल आए। चलिए आज की वीडियो में क्विकली ज़रा क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसए पेपर की। एसए पेपर में अगर हम देखें तो आपको 8 टॉपिक दिए जाते हैं, 4 सेक्शन ए में, 4 सेक्शन बी में। उसमें से आपको एक एक सिलेक्ट करके कोई से भी 2 ऐसे करने होते हैं। यूपीएससी में जो पैटर्न बन गया था, पहले शुरू हुआ था एक फिलोसफिकल एक जनरल ऐसे आना। इस पेपर में अगर आप देखें तो ये पिछले 3 साल के कंपैरिजन में रिलेटिवली इजी पेपर था। सेक्शन ए के जो 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें सबसे पहला कह रहा है फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, समझा जा सकता है, मल्टी डायमेंशनैलिटी पकड़ी जा सकती है। एक पर्सपेक्टिव आप ये ले सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के सिविलाइजेशन होने से पहले नेचर था, रिसोर्सेज थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ने उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, जिससे वो डेजर्ट बन गया। तो ये आप एक पर्सपेक्टिव ले सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक कर दें, उसको आप सारे एसडीजी की गवर्नमेंट स्कीम से लिंक कर दें, उसको आप ट्रिपल बॉटम लाइन सीएसआर से लिंक कर दें, गांधी जी के ट्रस्टीशिप मॉडल से लिंक कर दें। ऐसे पर्सपेक्टिव बना के आप इसमें बहुत एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो एक गौतम बुद्ध की आप कोट से शुरू कर सकते हैं, द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप ये पर्सपेक्टिव लेके चलें और आप पूरा ऐसे इसके ऊपर बना सकते हैं, और एक बहुत एक अच्छा ऐसे आपका एक फ़िलोसफिकल ऐसे बन जाएगा कि जो अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कॉन्कर कर लें, वो अपने वर्ल्ड को उसी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद का, योगानंद परमहंस का, गांधी जी का आप एग्जांपल दे सकते हैं, बी.आर. अम्बेडकर का एग्जांपल दे सकते हैं। फिर आप इसमें जो सोसाइटल इनइक्वालिटीज़ हैं कंटेम्प्रेरी माइंडसेट में ले आएँ, आप वहाँ से लिंक कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, गर्ल चाइल्ड की बात कर सकते हैं। बहुत पर्सपेक्टिव आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का पॉइंट इसमें अगर आप ऐड कर दें, रशिया यूक्रेन वॉर का आप बात करें, इसराइल की आप बात करें, तो आपके इसमें बहुत एक अच्छा फ्लेवर निकल के आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहे हैं देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हम माइंडलेस एक रेस कर रहे हैं कि हम मनी के पीछे भाग रहे हैं, हम रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं, किसके पास ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, किसके पास ज़्यादा बड़ा घर है, किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस। ऐसा नहीं होगा कि अगर आज आप एक गाड़ी ले लें, आज आप एक घर ले लें, तो आप हैप्पी हो जाएंगे। एक घर एक गाड़ी लेने के बाद आपको लगेगा कि आपको 2 घर लेनी है, आपको उससे बड़ा घर लेना है, आपको उससे सामने वाले से बड़ा घर लेना है। तो देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस नहीं होंगे, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। तो इसमें आप अगर स्टार्ट करें, एक स्टोरी से लेकर स्टार्ट करें, कोई भी आप सोनू मोनू राम श्याम की एक स्टोरी से स्टार्ट करें, और फिर उसमें बता दें कि हैप्पीनेस इज़ द पाथ। आप बताएं कि 2 लड़के थे, एक था सोनू एक था श्याम, एक रिसोर्सेज के पीछे भागा, एक ने जो जिस मोमेंट में था वो उसी मोमेंट में लेके भागा और उसी को उसने हैप्पीनेस से लिंक किया, उस हिसाब से वो हैप्पी रहा। ये आप एक पाथ लेके चल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है द डाउटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आया था रोमांटिक मैन का और एक साइंटिफिक मैन का। तो ये वो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किया हो तो एज इट इज़ इसमें कॉपी हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है द डाउटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। ये कहना ये चाह रहे हैं, इसमें आप एरिस्टोटल की क्वालिटी से शुरू कर लें, आर्यभट्टा से शुरू कर दें, कॉपरनिकस से शुरू कर दें, अल्बर्ट आइंस्टाइन से शुरू कर दें। इसमें सीधी सी बात है, क्वेश्चन रैशनैलिटी के ऊपर बात कर रहा है कि हम एक क्वेश्चनिंग माइंड से लेके चलेंगे तभी साइंस है। अगर हम सिर्फ जो हमें दे दिया, हमने एज इट इज़ उसको मान लिया, तो वो साइंस नहीं है। तो इसमें अगर आपने एसर की रिपोर्ट पढ़ी हो, वो एज इट इज़ इसके अंदर कॉपी हो रही है। एसर की रिपोर्ट में यही बताया ना कि जो हमारे 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिक इंग्लिश मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उनके 100% आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको देखें तो वो बेसिक चीज़ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो साइंटिफिक नहीं है। तो एक क्वेश्चन आया था 2019 या 20 में आया था, रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल। वो वाला क्वेश्चन अगर आपने किया, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो। जिनके नंबर आ रहे हैं वो भी कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं आता है। सेक्शन बी में 5th क्वेश्चन है सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो पे क्वेश्चन आ गया है। ये तो आपको ही आता है, आपसे ज़्यादा और किसको आता है। अमंग्स द यूथ प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं लिख सकते तो फिर आप कोई क्वेश्चन ही नहीं लिख सकते। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पिछले 3 साल में नहीं आया। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। क्लियर सी बात है, पहले लिखना है कि सोशल मीडिया क्या होता है, वो कैसे फॉर्मूला ला रहा है, उसके बाद लिखाना है इसके पॉजिटिव तरीके क्या होते हैं कि हमें नेटवर्किंग में हेल्प कर रहा है, हमें कनेक्ट कर रहा है, कोविड में हेल्प करी, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो कनेक्ट करना है। कोई कहानियाँ नहीं लिखनी है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि फोमो हो ही रहा है आज के यूथ में। अगर आपको भी देखो तो आप कितना पढ़ाई करते हो, 1 घंटे में से 40 मिनट आप फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे होते हो, 10 मिनट आप पढ़ाई करते हो, 10 मिनट आप कुछ करते ही नहीं हो, फिर आप कहते हो नंबर नहीं आ रहे या किसी और के नंबर आ गए।
सिक्स क्वेश्चन कह रहे हैं नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करने के लायक ही नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन है ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन। ये कोट आई थी, याद है? वो जो कोट थी एज इट इज़ कॉपी करना है वो वाला ऐसे यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। ना ओरिजिनलिटी क्वेश्चंस में रहेगी, ना ओरिजिनलिटी आंसर्स में तो कभी थी नहीं। ऑल आइडियाज़ हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। मतलब यहाँ पे ये बताई जा रही है कि अगर आप बात करें कि जो भी सिंपल आइडियाज़ होते हैं, बिल्कुल थिंक सिंपल, वो बहुत अच्छा एक यूनिक एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। इसमें आप स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दें, आप बिल गेट्स का एग्जांपल दें, आप मार्क ज़करबर्ग का एग्जांपल दें, इलॉन मस्क का एग्जांपल दें। अब इलॉन मस्क का, टेस्ला का, आप उसमें बताइए कि सिंपल आइडिया है, उनकी विजन देखिए, टू हैव द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सिंपल आइडिया, लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। इसमें यह बताया जा रहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करेगा उसकी तो कभी जीत हो ही नहीं सकती। ऐसे एक स्टोरी उठा लो, ऐसे कर लो कि द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। इसमें आप APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की आप स्टोरी ले सकते हैं, वो एक आपको बहुत एक अच्छी स्टोरी उसमें मिल जाएगी कि कैसे उन्होंने कितना संघर्ष किया और कितना उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सेल अचीव किया। तो इजी था आपकी बार का ऐसे का पेपर, टफ नहीं था। GS1 का पेपर देख लेते हैं। GS1 के पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं जो 150 वर्ड्स में करने होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं जो 250 वर्ड्स में करने होते हैं। पैटर्न सेम कंटिन्यू हो रहा है। GS1 एक ऐसा पेपर है जो किसी को भी नहीं आता है, तो इसलिए GS1 में आप ये ना सोचें कि आपने अच्छा लिखा बेकार लिखा, सारे ही बेकार आंसर लिख के आते हैं, तो नंबर ये लिख जाते हैं किसका आंसर कम बेकार था। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। लूसेंट की बुक से जो एक पेज है उसमें ऋग्वेदिक का, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक में क्या था, लेटर वैदिक में क्या था, बस सोसाइटी और इकोनॉमी में या तो टेबल बना के कर दो, या सोसाइटी इकोनॉमी पहले लिख दो, लेटर अर्ली का और लेटर का, लेकिन चेंज बताना है, चेंज कैसे हुआ लेटर से आधे। ये गलती मत कर देना जो आधे करके आए होगे कि पहले अर्ली में बता दिया क्या था, लेटर में बता दिया क्या था, कंक्लूजन लिख दिया, 10 में से 0 नंबर मिलने चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले यही बताते हैं, उनको खुद नहीं आता, खुद आता होता तो खुद ना पास कर लेते। तो सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चेंज हुआ, तो इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक में कैसे वुमेन की कंडीशन कम हो गई, कैसे इकोनॉमी ट्रेड इकोनॉमी बन गई, सोसाइटी में वर्ण सिस्टम कितना स्ट्रांग हो गया, कैसे जो गॉड्स को नेचर वर्शिप करते थे उनका बिल्कुल नेचर बदल गया। ये सारी चीज़ें बतानी है आपने। इस चीज़ से फिर मिलेंगे कुछ 4 नंबर या 5 नंबर। सेकंड क्वेश्चन है एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। 7th क्लास की NCERT से कॉपी क्वेश्चन है, ओल्ड 7th क्लास की NCERT से। कितने पेजेस लिख सकते हो आप इसमें? पहले आपको लिखना है आर्ट में, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है लिटरेचर में। आर्ट वाले में उनकी चीज़ें बता दो और फिर लिटरेचर वाले में कंट्रीब्यूट कर दो अगर आता है तो। थर्ड, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। कितना इजी क्वेश्चन है। पहले पेज पे आपने लिखना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी, ईयर पता होना चाहिए, फिर इवेंट्स लिख दो कि कैसे हुआ, ऑगस्ट ऑफर कैसे आया, क्रिप्स मिशन कैसे आया, वो बारे में लिख दो, इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या हुआ। अगले पेज में रिजल्ट्स लिख दो क्या हुआ। ल्यूसेंट की बुक से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कोई कोचिंग मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर, कॉपी क्वेश्चन। हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर याद हो ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये प्रीलिम्स में आता है एक बार। हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अरे सी सरफेस टेम्परेचर राइज होगा तो तभी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने में एक उसको ब्रीडिंग कंडीशन मिलेगी। सी सरफेस टेम्परेचर एक जगह का राइज होगा तो दूसरी जगह का कम होगा, ग्रेडियंट बनेगा, ग्रेडियंट बनेगा तो विंड सर्कुलेट होंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाइम्स। कॉपी क्वेश्चन है ये, कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है। व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाइम्स। अरे माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स लार्ज सिटी में क्यों जाते हैं, वेज अर्न करने के लिए, ताकि वो अपने शहर में बेच सकेंगे, मनी भेज पाएंगे। तो लार्ज सिटीज़ में तो माइग्रेंट जाएंगे, अगर स्मॉलर सिटीज़ में अगर हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बना देंगे तो माइग्रेशन बंद हो जाएगा। जो अर्बन मिशन है उसका कंसेप्ट ही यही है। तो अगर आपको इतना बेसिक चीज़ ही नहीं पता होगी तो आप इसको क्या आंसर करोगे, आप तो लायक ही नहीं उस पेपर देने के। डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़।
तो खैर इस जो GS1 का पेपर होता है इसमें लिख देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन फोकस ज़्यादा इंडिया पे करना होता है, क्योंकि अगर आप और किसी डेवलपिंग कंट्री में लिखोगे पहली बात तो आपको पता ही नहीं है, दूसरी बात आपको नंबर मिलने नहीं है। 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट एक्सप्लेन। क्लाउड बर्स्ट के ऊपर आप कितने एग्जाम्पल लिख सकते हो। सिक्किम में आप लोनाक लेक का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप उत्तराखंड में जोशीमठ का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दे सकते हो। सो ईजी। क्लाउड बर्स्ट में आप डेफिनीशन से स्टार्ट करो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में डेफिनीशन दो, डायग्राम बनाओ, एग्जाम्पल दो, कंक्लूजन दो, 5 नंबर मिल जाएंगे आराम से। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? सडन रेन ऑफ बर्स्ट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बस फिर एक वो डायग्राम बना दो, फिर उसमें ये बता दो कि कैसे होता है ये, और एग्जाम्पल दे दो। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक विंटर, इज़ द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन, इलैबोरेट। 80% लोगों को पता ही नहीं होगा ये क्या होता है, कुछ भी लिख के आएंगे वो, 1 या 2 नंबर मिल जाएगा, बस ठीक है, उनका काम हो जाएगा। उस टाइम पे जब पेपर दे रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को नहीं आता, आधे लोगों को नहीं आता, तो इसीलिए जिसका आंसर कम बेकार होगा उसको 1 आध नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। जिनका ऑप्शनल वाला कंसेप्ट है उनको एक्चुअल में रियल डिफरेंस पता होगा, जनरल स्टडीज़ वालों को नंबर नहीं पता होगा, इसलिए उनको नंबर मिलते नहीं। और ये रीज़न होता है GS1 में 90-95 पे ही आप अटक जाते हो, लेकिन उसमें भी आपका काम हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट है, वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जेंडर बजटिंग के बारे में तो पढ़ाई होगा, वो चीज़ लिख दो एज इट इज़। कैसी बात है, इसमें क्वेश्चन ही रिलेवेंट है कि वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स। अरे अगर जेंडर कंसर्न्स को ही नहीं देंगे तो वो प्रोग्राम डिज़ाइन या प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन की एजम्पशन ही गलत है। 9th क्वेश्चन है, इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज टू सम एक्सटेंट बट दिस इज लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत रेलेवेंट है। आधे लोगों को समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि पढ़ नहीं रखा होता, 4 बुक्स बस रटी हैं और पेपर देने आ गए हैं, और ठीक है, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3-4 बार अटेम्प्ट में देके पास हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि स्पेशली इन अर्बन एरियाज़ में अब हम कास्ट देख के मैरिज नहीं कर रहे हैं। अगर इनकम लेवल बराबरी का है तो मैरिजेस इंक्रीज़ हुई हैं कुछ एरियाज़ में, बट दिस इज़ लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस। जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एंगल देख के मैरिज नहीं हो रही है। तो आता तो ये किसी को भी नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जिसने क्वेश्चन की थीम समझ ली उसको 1 आध नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन कह रहे हैं, इन डीलिंग विद सोशो इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, NGOs एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, NGOs, प्राइवेट सेक्टर, अरे यही तो चाहिए होता है जिससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इनमें से एक ट्रायंगल बना दो पेपर में, आखिर ये 3 जब मिल के करते हैं तभी कोई भी इशू सॉल्व होता है और कोई भी पॉलिसी स्कीम सक्सेसफुल होती है, अदरवाइज वो स्कीम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। सो व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन लिखना है? कहानियाँ नहीं लिखनी, सीधा लिखना है एन एक्टिव कोलैबोरेशन वेयर ऑल 3 आर पार्टिसिपेटिंग। 11th, अब 3 पेज भरने हैं आपको। दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड। ये चोलास की फिल्म देखी होगी इन्होंने, PS1 PS2। विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाइएस्ट अचीवमेंट्स इन डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कमेंट, ऊपर पल्लवास पूछ लिया, नीचे चोलास पूछ लिया, और जो 7th क्लास की ओल्ड NCERT है उसमें दोनों साथ साथ में लिखे हुए हैं। सच अ सिंपल क्वेश्चन। 3 पेज का है तो इसलिए डायग्राम बना दो। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। सच एन ईजी क्वेश्चन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबको पता है 1914 टू 1918 किन के बीच में हुई थी, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में। आधे लोग तो यही लिख के आ जाएंगे कि बेलिजरेंट्स कौन थे, 3 पेज भर दिया, 1 नंबर मिलेगा, कह देंगे कि सर नंबर नहीं मिले। वो ये कह रहा है कि हाउ फार इज इट टू से दैट इट वॉज फॉट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, कि ये आखिर वॉर लड़ी क्यों गई थी। तो पहले ये बताना है कि प्रिजर्वेशन का बैलेंस ऑफ पावर के लिए क्यों थी, फिर उसको काउंटर करना है कि कैसे इसमें डोमिनेंस बनानी थी, अपनी अग्रेशन बनानी थी, कैसे जेलसीज थी, कैसे सीक्रेट एग्रीमेंट्स थे, फिर कंक्लूड कर देना है कि इट चेंज्ड द वर्ल्ड ऑर्डर एंड लेड टू लीग ऑफ नेशंस, ऐसे कर देना है। हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो सिंपल क्वेश्चन। अरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ तभी तो वहाँ पे चीप कॉटन टेक्सटाइल बनने लग गया, और वो इंडिया से जाने की जगह इंडिया में आना शुरू हो गया। तो इंडिया से जो सामान जाता था वो सिर्फ इंडिया में रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर रह गया, और वो भी इंडिया को उसके पैसे नहीं मिलते थे। समझ में आ गया? तो इसमें आप नील विद्रोह के बारे में लिख सकते हो, कैलिको एक्ट के बारे में लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन है हाउ फार। तो बस
तीसरे पेज पे लिख देना कि बाकी कौन से फैक्टर्स है जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे थे। 14 क्वेश्चन है, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंजेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन। ग्राउंड वाटर हर साल आता है, अगर आपको ग्राउंड वाटर पोटेंशियल के भी ऊपर नहीं आप लिख सकते तो आपने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है। हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये नहीं पूछा है जो अपने इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख के आओगे कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन। ये पूछा है कि इंडिया में ग्राउंड वाटर थ्रेट कितना है, इसमें कोई डेटा डाल दो और वो कैसे फूड सिक्योरिटी एंड इट अफेक्ट्स द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये इंट्रोडक्शन होगी, बस 1.5 पेज में बताना है कि वो कैसे करता है, 1.5 पेज में बताना है इसके मेजर्स क्या होंगे। अरे ग्राउंड वाटर अगर नहीं होगा तो फूड एग्रीकल्चर नहीं होगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा तो जो फूड्स बन रही हैं वो वैसे ख़राब हो जाएंगी। लास्ट में लिख दो कि दैट वी मे टर्न फ्रॉम फूड सरप्लस टू फूड डेफिसिट नेशन अनटिल एंड अनलेस वी डू नॉट डील विद आवर ग्राउंड वाटर क्राइसिस। महिर शाह कमेटी का रेफरेंस डाल दो। 15 क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एंड ऑरोरा बोरियालिस एंड हाउ आर दिस ट्रिगर्ड। आधे लोगों को नहीं आता होगा, तो जो क्वेश्चन आते नहीं है उसमें टेंशन क्यों लेनी है, सामने वाले को भी नहीं आता, 2 चीज़ लिख दो, एक आध नंबर मिल जाएगा, सामने वाले को भी उतना ही मिल रहा है। व्हाट इज़ अ ट्विस्टर, व्हाट आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। 99% को नहीं आता होगा, सब गलत करके आएंगे और ये क्वेश्चन रिपीट होना नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है इसके ऊपर अपना। व्हाट इज़ रीजनल डिस्पैरिटी, व्हाट स्टूपिड क्वेश्चन इज दिस। इसमें वर्टिकल डिस्पैरिटी बता दो, हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी बता दो। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, इसमें डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। अरे आप IAS का पेपर देने जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि रीजनल डिस्पैरिटी इज़ द कोर ऑफ द प्रॉब्लम दैट सिविल सर्वेंट्स नीड टू फिक्स। रीजनल डिस्पैरिटी में वर्टिकल डिस्पैरिटी है, हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर डेवलप्ड है, नॉर्दर्न रीजन डेवलप्ड है, सदर्न रीजन डेवलप्ड है, सेंट्रल रीजन अंडर डेवलप्ड है, विद इन द स्टेट्स कितनी रीजनल डिस्पैरिटी है, दिस इज सीरियस इशू, सुपर सीरियस इशू। फिर क्वेश्चन है, डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the constitution. Comment, wonderful question, बिल्कुल नीड ऑफ द आवर क्वेश्चन पूछा है ये, और ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर में नहीं बनना चाहिए, ये क्वेश्चन घर घर में डिस्कस होना चाहिए, हर न्यूज़ आर्टिकल में क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए कि जिसके लिए हम रिजर्वेशन लेके आए उस पर्सन को, उस सेक्शन को, सोसाइटी को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। जिन लोगों के लिए हम फ्री एजुकेशन लेके आए, फ्री हेल्थ केयर लेके आए, इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, उन लोगों को वो सेक्शन मिल ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि इतना नेक्सस तैयार है, जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो सारी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन सारे बेनिफिट्स को, और जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उन सारे सेक्शन बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसकी वजह से जो हमारा अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उन लोगों को वो बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहे। इसमें आप पूजा खेड़कर केस का रेफरेंस दीजिए। इसमें आप ये बताइए कि इक्विटी और सोशल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की कितनी स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कितनी स्कीम है, हेल्थ मिनिस्ट्री की कितनी स्कीम्स हैं, लेकिन मिल ही नहीं पा रहा। सबसे पहले आपने लिखना है कि यस नहीं मिल पा रहा, रीजंस लिखने हैं, सोल्यूशंस लिखने हैं। सोल्यूशन में सबसे बड़ा लिखना है कि आपको पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए डिजिटल इंडिया डिजिटाइजेशन इथोस को प्रूफ करना है, और ये हो रहा है, और ये करने के लिए ही तो आपको सिविल सर्वेंट्स में आपका चयन किया जा रहा है। वंडरफुल क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन। अर्बन माइग्रेशन फिर आ गया, बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस। क्वेश्चन ये नहीं है, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन ये है, हाउ हैज़ दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद द फैमिली। बिल्कुल सोसाइटी का रियल क्वेश्चन है ये जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन से क्या मतलब हुआ, कंपनीज़ इंडिया में आने लग गई, इंडियन कंपनीज़ बाहर जाने लग गई, इससे क्या होने लगा, अर्बन सेंटर्स, अर्बन क्लस्टर्स बनने लग गए। उससे क्या हुआ कि जो यंग वुमेन है फ्रॉम वेरियस क्लासेस, चाहे वो रिच हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हैं, चाहे वो पुअर हैं, उन सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिली और जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे BPO में वर्क कर रहे हैं, टेक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, कॉल सेंटर में वर्क कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से इनकम बढ़ रही है, लेकिन मैरिज की जो एज है वो डिले हो रही है। अब मैरिजेबल एज डिले हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, फैमिली प्रेशर आ रहा है, मैरिज करो, पर्सनल फ्रीडम ब्रीच हो रही है। अब ये इंडियन सोसाइटी में मैरिज एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, पर्सनल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये एक डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड फैमिली रिलेशनशिप। अब इसके सिर्फ एक ग्लोबलाइजेशन ही फैक्टर नहीं है, और अन्य फैक्टर आपको
अलग से लिखने थर्ड पेज पे कि दैट वाइल ग्लोबलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडिशन टू दैट, इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर दैट। और भी रीजंस हैं जैसे चेंजिंग वैल्यूज इन द सोसाइटी, चेंजिंग ईथोस, चेंजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी। फिर आपको एक वे फॉरवर्ड लिखना है कि आपको ये लिखना है कि मैरिज इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, देयर मस्ट बी अ फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड फैमिली रिलेशनशिप टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। क्योंकि जो अल्टीमेटली अगर आप सोसाइटी का चीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है तो ना पर्सन खुश रह सकता, सोसाइटी तो चलती रहेगी चाहे पर्सन रहे या ना रहे। 20th क्वेश्चन ये कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस करो, पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव बताओ, वे फॉरवर्ड बताओ, कंक्लूजन करो। देयर इज़ अ हाई कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ी दूसरी भी बढ़ी, एक चीज़ गिरी दूसरी भी गिरी, बिटवीन इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटीज़ एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटीज़। वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक बात कही है। इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब कल्चरली हम कितने डाइवर्स हैं और हम सोशो इकोनॉमिकली कितने मार्जिनलाइज्ड हैं। इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूँ कि अगर कोई कम्युनिटी है वो बहुत रिच कम्युनिटी है और कोई दूसरी कम्युनिटी है वो बहुत पुअर कम्युनिटी है, तो अगर एक पर्सन एक रिच कम्युनिटी में जाएगा, एफ्लुएंट कम्युनिटी में, तो वो रिच होता चला जाएगा। एक पर्सन दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो पुअर ही होता रहेगा। तो ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा। इसको स्टेटमेंट को प्रूव करना है, फिर स्टेटमेंट का नेगेटिव लिखना है कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर वे फॉरवर्ड देना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ना सोसाइटी के, ये सारे क्वेश्चन हैं 85% जनता को तो समझ नहीं आएंगी कि क्वेश्चन क्या है ये, तो उन्हें 15 में से 2 नंबर 3 नंबर ही मिलेंगे। जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया उसको 5-6 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पास भी तो करना है, सारों को थोड़ी फेल कर देंगे। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ आना चाहिए, ये ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है ये समझ में आना चाहिए। अगर इस वीडियो का रिस्पांस ठीक रहेगा तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें GS2, GS3 और GS4 को डिस्कस करेंगे।